फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने 10 महीने की जर्नी जो मैंने अपनी फैमिली के साथ बिताई है वो शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको सस्कैचुअन का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कनाडा में टोटल 13 प्रोविंसेस हैं, जिसमें से सस्कैचुअन एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है। अगर मैं सस्कैचुअन के टोटल एरिया की बात करूँ तो ये 6,51 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अगर मैं कनाडा के टोटल एरिया की बात करूं तो सस्कैचुअन का शेयर 6.5% है। सस्कैचुअन कनाडा के वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। यह प्रोविंस एल्बर्टा और मैनिटोबा के बीच में प्लेस्ड है। इसकी कैपिटल रेजिना है। सस्कैचुअन की टोटल पॉपुलेशन 1.1 मिलियन है और सैस्काटून इसकी सबसे बड़ी और बिजिएस्ट वाइब्रेंट सिटी कहलाई जाती है। दोस्तों, कनाडा की 11 बेस्ट डेवलप्ड सिटीज़ में से सैस्काटून का नंबर 8वां है। इसकी मेन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोसेसिंग है। दोस्तों, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ का वेदर। सस्कैचुअन यहाँ पर अपने एक्सट्रीम वेदर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने यहाँ पर 10 महीने निकाले हैं और इसका मैंने एक्सट्रीम फॉल और विंटर दोनों सीज़न झेला है। अगर यहाँ पर आपने प्रॉपरली लेयरिंग नहीं करी तो ये मान लीजिए कि आप इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सस्कैचुअन की विंटर्स इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि जो लोग होमलेस होते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं होते, अगर उनको रात के लिए शेल्टर नहीं मिलता तो ये मान लीजिए कि वो बच नहीं सकते। यहाँ पर जब सूरज निकलता है तो वो सिर्फ 100 वाट की एक पीली रोशनी देने के लिए निकलता है, उसकी अपनी वार्मथ होती ही नहीं है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि सूरज इंडिया के अंदर तो बहुत इतराता है और खूब गर्मी देता है। यहाँ पर सूरज की हालत ख़राब होती है। यहाँ पर सूरज की कोई औकात नहीं है। 1 मिनट के लिए अगर आप अपना हाथ अपने ग्लव से बाहर निकाल लीजिए तो ऐसा फील होता है जैसे आपके हाथों में 100 कीले डाल दिए। मैं अपनी वापस सैस्काटून की जर्नी पे आता हूँ। 6 मई को हमारी फ़्लाइट थी और हम 2 बच्चे, मैं और मेरी वाइफ, हम पूरी फैमिली एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं पूरा सामान लेकर। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उनको पता है कि भी प्लेन में बैठना है, कनाडा जा रहे हैं, तो उनके लिए एक एडवेंचर था। लेकिन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं और मेरी वाइफ अपनी पूरी गृहस्थी 12 सूटकेस में समाकर अपने बच्चों के साथ निकलते हैं। अकेला आदमी हो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बच्चों के साथ घबराहट होती है क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास अपना घर, आप पूरी अपनी सेटल लाइफ को छोड़कर एक नई अनजान कंट्री के अंदर अपनी फैमिली के साथ लैंड करते हो। कनाडा लैंड करने से पहले मैंने एक काम बहुत अच्छा किया था। मैंने गूगल पे सैस्काटून के सारे एरिया की प्रॉपरली रिसर्च करी थी कि कौन सा एरिया अच्छा है, और अकॉर्डिंगली मैंने एक एरिया फाइनलाइज़ किया और मैंने वहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपने घर को बुक किया। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि मैं ये नहीं चाहता था कि लैंड होने के बाद मैं एयरबीएनबी के चक्कर काटूँ, अपना सामान उठा उठा के कभी इधर भागूँ कभी उधर भागूँ। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं लैंड करूं और मेरे को एक प्रॉपर अपना एक एकोमोडेशन मिले और मैं फिर उसके बाद अपनी जर्नी प्रॉपरली शुरू कर सकूं। जेट लैग होने के बावजूद नेक्स्ट डे हम उठे और हमने टैक्सी बुक कराई और हम निकल पड़े न्यू कमर ओपन डोर सोसाइटी के लिए। न्यू कमर ओपन डोर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनको सेटल करने में हेल्प करती है। वहाँ पर जितने भी काउंसलर्स होते हैं वो खुद कहते हैं कि हम भी इस कंट्री से आए हैं, हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये अच्छी कंट्री है। वो आपको थोड़ा सा ना एंकरेज करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी हिम्मत होती है कि भाई हम सेटल हो जाएंगे। और वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपके इनिशियली कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको सेटअप करने पड़ते हैं। जैसे आपको बैंक अकाउंट सेटअप करना पड़ता है, सिम नंबर सेटअप करना पड़ता है, आपको फ़ोन कनेक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले वो सारे आपको डिटेल्स देते हैं कि इस जगह पर आपको पहुंचना है और अपने बच्चों का स्कूल का एडमिशन कराना है, और ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम भी इन कामों को पूरा करने के लिए निकल जाते थे, कभी बस से, कभी टैक्सी से, कभी पैदल। आने के बाद कुछ एशियंस लोग मिले, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियंस। उन लोगों ने बोला कि हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें तो यहाँ पर कुछ जॉब ऑप्शंस मिले नहीं। तो कोई कैलगरी जा रहा था, कोई एडमिंटन, कोई ओंटारियो। तो
मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमने 11 महीने की लीज साइन करी है, हमने 3 महीने का एडवांस एकोमोडेशन के लिए रेंट लिया हुआ है। हम अगर ऐसे चले जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं यहाँ पर फाइट मार के जाऊँगा। आप जब अपने इंडियन रुपीज़ कनाडा में खर्च करते हैं तो आपका इंडियन रुपीज़ बहुत कम होता है, बहुत छोटा साइज़ हो जाता है उसका। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैं यहीं पे काम करके इन्हीं को इनका पैसा क्यों नहीं लौटाता। तो मैंने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगा, मैं इन्हीं का पैसा इन्हीं को वापस करके जाऊँगा और इनसे ही कमाऊँगा। जब से ये वीडियो शुरू हुआ है तब से आप सोच रहे होंगे कि मृणाल हमें अब तक सारी नेगेटिव बातें बता रहा है, कभी सर्दी से डरा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सैस्काटून में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि एक आदमी यहाँ पर रहने के बाद ही आपके साथ शेयर कर सकता है। जब आप सैस्काटून में आएंगे तो आपको लोग यहाँ पर बहुत डराएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्नो से गाड़ी स्लिप हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का इंडिया में भी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गाड़ी चलानी है और कंट्रोल में गाड़ी चलानी है। बहुत सिंपल है। कोशिश ये कीजिए कि जो भी गाड़ी लीजिए वो ऑल व्हील ड्राइव। इस कंट्री की खासियत ये है कि यहाँ पर रेसिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मेरे को 1 साल 9 महीने होने को आए हैं और मेरे को आज तक रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। रीज़न ये कि एक्चुअली ये लैंड किसी का लैंड नहीं है, ये एक खाली लैंड था और इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी हिस्ट्री ये है, हम ये लैंड हमारा है। ये जो लैंड है ये सारा इमिग्रेंट्स का ही लैंड। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं। जो भी नया इमिग्रेंट आता है सब के सब उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ के लोगों में बेसिक मैनर्स हैं। अगर किसी लोकल कैनेडियन का आपके साथ आई कांटेक्ट होता है तो वो आपको विश करेगा, स्माइल देगा और हो सके तो आपके साथ बातें करने लग जाएगा। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो यहाँ पर कोई हॉन्किंग नहीं करता, सारे ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत साफ़ सफाई पसंद करते हैं। कुछ खाने पीने के बाद ना वो सड़क पे अपने ट्रैश फेंकते हैं, ना स्पिट करते हैं और ना ही एक दूसरे को गाली देते हैं। आपसे आगे जाने वाला व्यक्ति जब मॉल में एंट्री करता है तो वो आपके लिए मॉल का दरवाज़ा होल्ड करके खड़ा हो जाता है, जो कि एक रिस्पेक्ट का जेस्चर होता है। सैस्काटून एक छोटी और एक एडवांस सिटी है जो कि माउंटेन्स, लेक्स और फॉरेस्ट से घिरी है। इसकी हवा इतनी क्लीन है कि आपको पोल्यूशन कहीं नज़र नहीं आएगा। इसका पानी इतना क्लीन और हेल्दी है कि आपको बॉटल वाटर ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। सैस्काटून में मेरे को सबसे खूबसूरत उसका आसमान लगता है। आज भी मैं ये आसमान ओंटारियो में बहुत मिस करता हूँ। देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड करी हैं। इस आसमान को अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना डीप डार्क स्काई है। इसमें आपको ब्लू की कितनी सारी टोन्स नज़र आएंगी। आप इसमें ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की बहुत डिफरेंट टोन्स हैं जो ऐसा लगता है कि आपने कभी देखा नहीं है और ये बड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है। इतना नीचे लगता है कि कभी मन करता है कि जंप करो और आसमान को छू लो। इस जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस, हाउसिंग रेंट्स और ऑटो इंश्योरेंस बहुत नॉमिनल है। चलिए अब बैक टू पवेलियन आते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम दोनों ने अब अपनी जॉब को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिया और एग्रेसिवली जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। हमने ऑनलाइन जॉब सारी जगह अप्लाई कर दी, जॉब फेयर्स अटेंड करे। हमने बहुत सारी कंपनीज़ में पर्सनली जा के अपने रिज्यूमे सबमिट करे। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और 1 महीने में हम दोनों की जॉब लग गई। जॉब के मामले में मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था क्योंकि जिन जॉब के लिए मैंने पहले इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे कॉल्स कोक कैनेडा, टेलिस और BMW से आई, लेकिन मैंने वही कंपनी कंटिन्यू करी जो कंपनी मेरे को ओंटारियो ट्रांसफ़र दिला सकती थी। बच्चों के स्कूल में एडमिशन हो गए, लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी और लाइफ एकदम से चलते चलते भागनी तब शुरू हुई जब हमारे घर व्हीकल आए। इस इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ता है। बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि उनको क्यों दूसरी कंट्री लेके जाया जा रहा है। उनको अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ते हैं, उनको नई कंट्री के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि
उनको इसमें यहाँ अकेलापन ना लगे, तो विद इन दिस सिटी मैं उनको जो भी बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ मैं उन्हें वो प्रोवाइड करूँ। व्हीकल आने से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो गई। अब हम औरों पे डिपेंडेंट नहीं थे, ना ही हमें टैक्सी का फेयर पे करना पड़ता था। व्हीकल ने हमारी लाइफ में रंग भर दिए थे। अब हम फ्रीक्वेंटली आउटिंग पे जाया करते थे, सिटी से बाहर, पाइक लेक, वाटर्स लेक, रेस्टोरेंट में डाइन करना। आपकी लाइफ का 50% स्ट्रगल व्हीकल ख़त्म कर देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद हैलोवीन फेस्टिवल आया। बच्चे इस फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सारी मार्केट हैलोवीन के प्रॉप्स से सजी हुई थी। उन दिनों ली गई कुछ फ़ोटोग्राफ मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। हम अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। फेसबुक पे एक स्पेशल पेज है जिसमें लेटेस्ट इवेंट्स के डेट्स मेंशन होती हैं, तो हम उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते थे। एक ऐसे ही सैस्काटून में एक फेस्टिवल है जिसे कहते हैं रिप फेस्टिवल। वो कुछ इस तरह का है जैसे दिल्ली में पागल जिम खाना या अंसल प्लाजा में आपने देखा होगा कि पुरानी दिल्ली के स्टॉल्स के बूथ आके लगते हैं, लोग वहाँ पर आके खाना एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी रिप फेस्टिवल होता है। लोग आके बियर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और कबाब टाइप होते हैं, सैंडविचेस, सॉसेजेस सब होती हैं। तो लोग वहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी होता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो देखिए कि मैंने छोटा सा वीडियो भी डाला है, आपको अच्छा लगेगा। सैस्काटून में एक मिडटाउन प्लाज़ा नाम का मॉल है जो काफ़ी हैप मॉल है। बहुत लोग आते हैं वहाँ पर परचेजिंग करने। तो वहाँ पर एक फोक इवेंट हुआ था जिसमें सब लोग डांस कर रहे थे। देखिए उसका भी एक वीडियो। धीरे धीरे पीक विंटर आता रहा, हम क्रिसमस के पास पहुँचते रहे। मौसम में काफ़ी बदलाव आया, ठंड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। बच्चों ने अब विंटर जैकेट्स पहननी शुरू कर दी थी। देखिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। जब स्नोफॉल होता है तो पूरी सिटी कितनी सुंदर लगती है। इस दौरान हम 2 लेक्स भी गए थे। एक पाइक लेक थी, दूसरी वाटर्स। दोनों बहुत खूबसूरत जगह थी। देखिए कितनी प्यारी जगह है, एंजॉय कीजिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. और फिर उसके बाद हमारी कनाडा की सबसे पहली दिवाली जो हमने गुरुद्वारा में जाके मनाई। You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. और फिर साल का और कनाडा का सबसे बड़ा दिन क्रिसमस से पहले वहाँ की सिटी कुछ टैबलियस परफॉर्म करते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं झांकियाँ।
तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए ये झांकियाँ कुछ गिफ्ट भी लेकर आते हैं और कुछ प्रॉप्स भी देते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे यहाँ पर बच्चों को वो एंटरटेन करते हैं लोग। From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर मुझे forever. ओंटारियो जाने के लिए ट्रांसफ़र मिल गया और मेरा 10 महीने का सफ़र सैस्काटून का यहाँ समाप्त हो गया। मेरी लाइफ में सैस्काटून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी ज़िंदगी की स्टार्ट कनाडा में सैस्काटून से हुई और सैस्काटून ने मेरे को बहुत ही पॉजिटिव नोट से यहाँ से विदा किया क्योंकि मैं यहाँ खाली हाथ नहीं निकला। मैंने जो चाहा था, मैंने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली ओंटारियो में सेटल होने के लिए। Bird on a tree. सो फ्रेंड्स, मेरा अब नेक्स्ट एपिसोड होगा मेरी लाइफ ओंटारियो में कैसे स्टार्ट करी और मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा और मेरे को आपका मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे को Seems small. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मैं आगे की वीडियोज़ बनाता रहूँ। और मेरे को प्लीज़ भूलिएगा नहीं It's so कि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। you and me थैंक यू।